हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम परीक्षा मंथन की एक मैगज़ीन है आधुनिक भारत का इतिहास, उससे हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर रहे हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे। तो हमने यूरोपियों का आगमन, फिर बंगाल में अंग्रेजी संप्रभुता और सिख राज्य, आंग्ल सिख युद्ध, भारत में ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव, 1857 का विद्रोह और 19वीं और 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन को हमने देखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम आगे चलेंगे 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, जिसे भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में ये पुनर्जागरण हुआ था। तो इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। और चलिए चलते हैं। आप हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट वीडियो मिलेंगे। और ये परीक्षा मंथन की मैगज़ीन है, बहुत अच्छी मैगज़ीन है। इसी से हम मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया था। भारतीय लोगों को अपने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का ये एक अवसर मिला था इस पुनर्जागरण के समय में। ठीक है, पुनर्जागरण के क्या कारण थे, कौन से कारण थे जिनके कारण पुनर्जागरण आया। क्या है पुनर्जागरण? भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति क्या थी? भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। एकदम स्पष्ट बातें हैं। समाज में सती प्रथा, कन्यावध यानी क्या बोलते हैं, बच्चों कन्या का वध करना है ना, लड़कियों का वध करना, गर्भ में ही वध कर देना। उस समय तो नहीं था, लेकिन कन्या का वध कर दिया जाता था जन्म के बाद भी। विधवा व्यवस्था, विधवाओं की स्थिति खराब थी। पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार। 1813 के अधिनियम के द्वारा, जो 1813 का एक्ट था, उसके द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ और उन्हें यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। यह था दूसरा कारण। प्राच्यवादियों पर प्रभाव। प्राच्यवादी कौन थे? प्राच्यवादी वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव का अनुभूति हुई, है ना। आत्मगौरव व आत्मसम्मान की भावना भारतीयों में भी जागृत हुई। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण रहा। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यीकरण यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके प्रभाव कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में पहले से पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, और ये मध्य वर्ग अंग्रेजी शिक्षा को अपना रहा था, नई नई नॉलेज जान रहा था, विज्ञान के प्रति उत्सुक हो रहा था और ये समझ रहा था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में कुछ न कुछ बुराइयां और कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। ठीक है, ये कारण रहे। अब प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत का नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। इनके बारे में
थोड़ा सा देख लीजिए। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1774 में बंगाल में हुआ था। प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में इन्होंने लिखा, तोहफल लिखा हुआ है, तोहफात उल मुहिद्दीन, तोहफल उल मुहिद्दीन, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा तोहफात उल मुहिद्दीन। 1817 ईस्वी में डच घड़ी मेकर, एक घड़ी बनाने वाले थे, डेविड हेयर, इनके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। 1825 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में, सन जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। फिर 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा का निषेध कानून पारित किया। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इन्हें इंग्लैंड भेजा। इन्हें क्योंकि अकबर द्वितीय को पेंशन की आवश्यकता थी और ये पेंशन के लिए इन्होंने पेंशन की डिमांड के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, ताकि वो इनके पेंशन की बात कर सकें, और इन्हें राजा की उपाधि बनाकर भेजा था। ठीक है, इन्हें, ताकि वहाँ पर इनको सम्मान मिले कि ये राजा हैं अंग्रेजों के पास। 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया जाता है। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था इन्होंने, तोहफात उल मुहिद्दीनी, जिसका अर्थ क्या हिंदी ट्रांसलेशन होता है, एकेश्वरवादियों को उपहार। फारसी भाषा में इसे कहा जाता है तोहफात उल मुहिद्दीन। इसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया राजा राम मोहन राय ने। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। बाद में केशव चंद्र सेन भी आते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर आते हैं और फिर बाद में केशव चंद्र सेन भी इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन ये काफ़ी उदार व्यक्ति थे, मॉडर्न सोच वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने फिर इसके बाद जब ये इस ब्रह्म समाज से हट गए तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक नया नाम रखा, भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार ने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। इसमें विवाह की विधि थी, ब्रह्म विवाह एक्ट। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और केशव चंद्र सेन के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बनते हैं आनंद मोहन बसु। ठीक है, इससे ब्रह्म समाज से भी ये अलग हो जाते हैं, केशव चंद्र सेन को अलग कर दिया जाता है और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कौन कौन से संस्थापक थे। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसी ब्रह्म समाज से ये अलग होते गए शाखाएं। फिर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन बनते हैं। फिर साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन के अनुयायी आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगी बनाते हैं। ठीक है, फूट पड़ते जाती है और नए नए ब्रह्म समाज निकल कर आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। ठीक है, यानी ये इनकी उपाधि थी, इनका नाम ईश्वर चंद्र था, लेकिन विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर के उपाधि प्रदान की गई थी। समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से स्त्री शिक्षा के विकास में इनका
योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बैथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। अब आता है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। डेरेजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। ये एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब इनके पिता शायद अंग्रेज रहे होंगे और माता भारतीय रही होंगी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। ये था यंग बंग आंदोलन। प्रार्थना समाज आता है। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की को देखकर ही प्रेरणा पाकर आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की। 1869 में महागोविंद रानाडे, जिन्हें शॉर्ट में MG रानाडे भी कहा जाता है, एवं RG भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बनते हैं प्रार्थना समाज के। परमहंस मंडली, देखिए ये सब सामाजिक सुधार आंदोलन के विभिन्न सोसाइटी बने और विभिन्न सोसाइटी बने और ये प्रमुख लोग थे। परमहंस मंडली 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में ददोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। यह परमहंस मंडली एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित सोसाइटी थी। एक यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे, ठीक है, प्रार्थना करना, जिस तरह ईसाई धर्म के अनुष्ठान होते थे उसकी नकल करते थे परमहंस मंडली। इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा, अतः 1860 में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। MG रानाडे परमहंस मंडली के वास्तविक संस्थापक थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। MG रानाडे को महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, उपाधि इन्हें दी गई थी। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में रूसी महिला HP बॉलवत्स्की एवं अमेरिकी सैनिक अधिकारी HS अलकाट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसकी मूल स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अडयार में 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1893 में एनी बेसेंट ने इसे प्रसिद्ध किया था, ठीक है। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में, वाराणसी आज का जो बनारस कहलाता है, बनारस भी कहलाता है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे बोलते हैं BHU में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन जी के प्रयासों से BHU के रूप में परिवर्तित हो गया। आर्य समाज, ठीक है, अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, इन्होंने बम्बई में की। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा इन्होंने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था एवं बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने धार्मिक सुधार के प्रयास किए, जैसे वेदों की ओर लौटने का और कर्मकांडों का विरोध किया, ठीक है। मार्टिन लूथर ने भी जो ईसाई धर्म में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास किया था और एक प्रोटेस्टेंट समुदाय की स्थापना की थी, जो ईसाई समुदाय का एक संप्रदाय बनकर उभरा, ठीक है। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखी, जो कि आज आर्य समाज के लोग हैं उनके लिए एक प्रमुख ग्रंथ उनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से हिंदू लोग ईसाई बने थे या मुसलमान बने थे,
उनको उनकी इच्छा से पुनः हिंदू धर्म में लाया गया शुद्धि आंदोलन के तहत। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, डीएवी, जिसे आज हम लोग डीएवी के नाम से जानते हैं, जो 1889 में 89 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। 1902 में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद, जिन्हें मुंशी राम कहा जाता था, ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जी ने। अब आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया 1893 में। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया मतलब तूफानी भारत का तूफानी संत, है ना। साइक्लोन क्या बोलते हैं, चक्रवात को, तूफान को। 1897 में इन्होंने बड़ा नगर, बारा नगर जिसे बोलते हैं, रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की बड़ा नगर में, ठीक है, बारा नगर में। 1899 में बेल्लूर पश्चिम बंगाल में एक मठ की इन्होंने स्थापना की, बेल्लूर मठ। रामकृष्ण मठ यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं, जो रामकृष्ण मठ होता है, जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। रामकृष्ण मिशन का क्या कार्य है? यह समाज सेवा, पुस्तक आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं रामकृष्ण मिशन। अब यहाँ पर एक प्रस्ताव है, मालाबारी प्रस्ताव। मालाबारी प्रस्ताव क्या है? और यहाँ पर शारदा एक्ट है 1929 का। हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई के एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए। 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मालाबारी प्रस्ताव कहते हैं। 1891 में वायसराय की परिषद में, काउंसिल में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई मालाबारी प्रस्ताव के तहत। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ये इस प्रस्ताव के विरोध किया क्योंकि इनके हिसाब से ये उम्र काफ़ी कम थी, ठीक है। अब है शारदा एक्ट 1929। 1929 में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयास या प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये शारदा एक्ट में ऐसी डिमांड थी, ठीक है। अब है अगला धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत जो हमने ऊपर पढ़े वो हिंदू सुधार आंदोलन थे। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, हमारे इस चैनल बिहार स्टडी जोन को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए, हम क्वालिटी कंटेंट निरंतर आपको यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन में फेमस है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति में संपर्क में आने से रोके। यानी कि मुसलमान भी इंग्लिश की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और मॉडर्न पश्चिमी संस्कृति को अपना सकते हैं, ठीक है। ये सर सैयद अहमद खां का कहना था। यही था अलीगढ़ आंदोलन। जन्म 1817 में हुआ था सर सैयद अहमद खां का, दिल्ली में। 1839 में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी।
1841 में मुंसिफ की परीक्षा इन्होंने पास की। मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में इनकी नियुक्ति की जाती है और 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर ये नियुक्त थे। 1864 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी का क्या कार्य था? अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना, ताकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वे भी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ सकें, क्योंकि उस समय ये लोग नहीं पढ़ते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेजी पुस्तकें नहीं पढ़ते थे। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एवं 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1898 में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने विचारों का प्रचार प्रसार इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका से किया था, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तहजीब उल अखलाक, यह था अलीगढ़ आंदोलन। अब आगे चलते हैं। देवबंद आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद, जो कि सहारनपुर में है, एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी, यानी यह एक बोल सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति से दूर भागती थी। ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये अपने सोसाइटी के ही भीतर रहना चाहती थी। ठीक है, मुस्लिम ज्ञान को ही अपनाना चाहती थी, अंग्रेजी शिक्षा से और पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहना चाहती थी, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत, है ना। इस आंदोलन के कंजर्वेटिव सोच वाले व्यक्ति जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और दूसरा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद या धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन का ये उद्देश्य था। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। मैंने बताया ना, अलीगढ़ आंदोलन ये मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता था और जबकि देवबंद आंदोलन ये उसका विरोध करता था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन क्या था? जो मॉडर्नाइजेशन आंदोलन था, सर सैयद अहमद खान ने जो शुरू किया, वो कांग्रेस और हिंदुओं का विरोधी था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। अब देखते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कांदियायन नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया। अहमदिया आंदोलन, यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मौद अर्थात मसीहा घोषित किया। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी घोषित किया। ये अपने आप को मसीहा कहते थे, जीसस क्राइस्ट कहते थे, और अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसी समाज सुधार से संबंधित। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने 1910 के बाद की थी बहुजन समाज की स्थापना। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की। इसमें इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने सत्य शोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार व प्रसार किया। 1843 के एक्ट 5 ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, सब्स्टिट्यूटरी नहीं है।
यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने 1887 में इसकी स्थापना लाहौर में की और ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। अब भारत में समाचार पत्रों का यहाँ पर इतिहास दिया गया है, इसको हम ठीक है यहीं पर कर लेते हैं ना, अभी टाइम है, इसको कर लेते हैं। चलिए, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा। समाचार पत्रों का इतिहास, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 1557 में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत में पहली पुस्तक छापी थी। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स अगस्टस हिक्की को मिला। उसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1818 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। बर्किंघम ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में स्वरित किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है, बर्किंघम की, जेम्स सिल्क बर्किंघम की देन है। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट के नाम से निकाला गया। अब ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र हैं और उनकी भाषा कौन कौन सी है, प्रकाशन का वर्ष और पत्रिका और संस्थापक और स्थान और भाषा दिया गया है। 1780 में बंगाल गजट J.K. हिक्की के द्वारा और कलकत्ता में प्रकाशन हुआ, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 1818 में दिग्दर्शन प्रकाशित हुआ। मार्शमैन ने इसकी संस्थापक थे। कलकत्ता में यह बंगाली भाषा का पत्रिका था, समाचार पत्र था। 1821 में संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र था। 1822 में मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय और कलकत्ता में फारसी भाषा का पत्रिका था। 1853 में हिंदू पैट्रियाटिक गिरीश चंद्र घोष एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता में यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्रिका था। 1859 में सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित बंगाली भाषा का। 1861 में इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। 1861 में, आप इसे समाचार पत्र या पत्रिका दोनों समझ सकते हैं। ठीक है। कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक थे, कुछ दैनिक थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस से प्रकाशित होता था और बम्बई जगह पे अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। फिर आपका 1868 में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा का। 1873 में बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1878 में हिंदू वी राघवाचारी द्वारा मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। 1879 में बंगाली, जिसके संस्थापक थे SN बनर्जी, कलकत्ता से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। फिर केसरी केलकर के द्वारा बम्बई में मराठी भाषा में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में। युगांतर बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र पंत संपादक के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित हिंदी भाषा में। गदर लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को से अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है। फिर उसके बाद है कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी के द्वारा बम्बई से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा ही बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में। फिर आपका ये नवजीवन और यंग इंडिया दोनों महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद से, नवजीवन आपका गुजराती भाषा में और यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे से प्रकाशित होता था, ये हिंदी में प्रकाशित होता था। ठीक है। अब यहाँ समाचार पत्रिका से महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं संबंधित समाचार पत्रिका से संबंधित। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में द पीपुल नाम
नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य था भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 में प्रेस सेंसरशिप लागू की। इसने समाचार पत्रों के प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। 1799 के अधिनियम को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन और मुस्लिम सुधार आंदोलन को देखा, फिर ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र को देखा, विभिन्न सोसाइटी को देखा जो समाज सुधार से संबंधित सोसाइटी थे, और इम्पोर्टेंट तथ्य भी यहाँ पर कुछ हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर एवं गवर्नर जनरल या वायसराय इस पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम निरंतर आपके सामने क्वालिटी वीडियो रख सकें। मिलते हैं, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। परीक्षा मंथन की ये PDF है, आप इसे 60-70 रुपये में बाय कर सकते हैं इसकी वेबसाइट में जाकर। ठीक है, परीक्षा मंथन ई-बुक है और इससे आपको रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। बहुत मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं है, कम पेज की एक PDF है। आप इसे प्रिंट करके आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।